पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी ने उन एरियो का दौरा किया जहां पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई थी, और वो असम के उन 2 शिविरों में भी गए जहां पश्चिम बंगाल के लोग विस्थापित होकर के असम में शरण लिए हुए हैं। वो है रणपगली और श्रीरामपुर। आपको बताएं, इन दोनों स्थानों पर जब जगदीप धनखड़ जी पहुंचे तो वहां लोगों का हाल देखकर जगदीप धनखड़ जी के खुद आंसू आ गए। और आपको बताऊं कि वहां जो दृश्य था वो इतना हृदय विदारक था कि महिलाएं रो रही थी, उनके पैर में लोग गिर गए और रोते हुए अपने परिवारों में किस तरह से हिंसा और महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, कैसे उनके घर में लूटपाट हुई, उसका बखान कर रही थी। तो उसको देखकर किसी का भी दिल पसीज जाता। और जगदीप धनखड़ जो कि काफ़ी सख्त माने जाते हैं, लेकिन वो भी रोने लगे और उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा इसकी जानकारी दी और उसको शेयर किया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता किस तरह से हिंसा कर रहे हैं और ये जो हिंसा है ये क्यों की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि ये हिमाकत किस लिए कर दी, क्योंकि अपनी मर्जी से लोग इस वोट दे रहे हैं। प्रजातंत्र में वोट देने की सजा क्या मौत होती है, ये उन्होंने टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी को शायद पूछा है, नाम लिखते हुए पूछा है कि क्या किसी को प्रजातंत्र में वोट देने की जो सजा मिलेगी, और वो भी मौत, क्यों आखिर। और इसलिए जगदीप धनखड़ जी का ये जो दौरा ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कुछ कहता है। आपको बताऊं, ये जो हिंसा है, इस हिंसा के बारे में जो पश्चिम बंगाल के बारे में, राजनीति के बारे में एनालिसिस करते हैं, वो लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार ये हिंसा हो क्यों रही है। तो जो लोग पश्चिम बंगाल को देश की आज़ादी के पहले से जान रहे हैं, देख रहे हैं कि इस पश्चिम बंगाल का इतिहास क्या है। यहाँ पर वामपंथियों का ये गढ़ रहा है, और वामपंथियों में आपको बताऊं, माओ को अपना भगवान मानने वाले लोग यहाँ पश्चिम बंगाल में बहुजातित्व में हैं, उनकी संख्या बहुत है। और देश की आज़ादी के बाद से हुआ यही है कि वहाँ बस नेहरू के टाइम में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बाद वहाँ माओवादियों ने शासन किया है। और ये जो माओ है, चीनी जो राजनीतिक था, इसकी सोच क्या है, ये कहता है कि राजनीतिक सत्ता वो जो है बंदूक की नाल से होकर गुजरती है, सत्ता का रास्ता बंदूक की नोक से होकर गुजरता है। अब आप समझिए, जिन वामपंथियों की जो मेन विचारधारा है मऊवाद, वो मऊ यही कहता है कि सत्ता का रास्ता बंदूक की नाल से होकर निकलता है। इसका मतलब तो मारो, हिंसा करो, तभी आपको सत्ता प्राप्त होगी। और इसलिए पश्चिम बंगाल ने ये रास्ता चुना कि हिंसा करनी ही पड़ेगी अगर सत्ता में आना है। और इसीलिए वहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति दोनों ऐसी नहीं है। वो आरएसएस का एक घटक अंग है, और आरएसएस की जो विचारधारा है वो विचारधारा इससे बिल्कुल उलट है। वो कहते हैं कि हमारे लिए सत्ता प्राप्ति पहली प्राथमिकता नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेकर, और आज भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो नारा लेकर के चल रही है ये पार्टी इसी लाइन पे चलती है। वरना पश्चिम बंगाल में हिंसा होगी ये सब बीजेपी वाले जानते थे। तो बीजेपी के पास ऐसा तो नहीं है कि बंदूक नहीं है, बीजेपी के पास ऐसा भी नहीं है कि जान की बाजी लगाने वाले कार्यकर्ता नहीं है। देश के ऊपर जब भी कोई बात आती है, ऐसे लोगों का वहाँ भरमार है जो देश के लिए जान की बाजी लगा देंगे। तो अगर उनको लगेगा कि पश्चिम बंगाल भी देश का अहम राज्य है और कोई उसको ग्रेटर बंगाल और किस तरह की बातें कर रहा है, अलग देश बनाने की बातें कर रहा है, तो हमारे लिए उसको जीतना जरूरी है। और उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो वो टीएमसी के गुंडे कहीं भी नहीं टिकते। आपको बता रहा हूं, टीएमसी कितनी भी पुरानी, कितनी भी बड़ी पार्टी सही, चाहे वो सत्ता में सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इस रास्ते को अपना लेती कि उसका मुकाबला हिंसा से करना है, तो हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है। लेकिन जो केंद्र में सत्ता में बैठा है और सबसे बड़ा दल है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसा नहीं है कि वो इतनी कमजोर है कि उसके कार्यकर्ताओं को कोई भी मार देगा, कोई भी कुछ भी कर देगा। जब यहां पर कांग्रेस जो 70 साल शासन कर गई, इंदिरा गांधी लोगों को पकड़कर जेल में डाल सकती है, इमरजेंसी लगा सकती है, राष्ट्रपति शासन कई बार लगा सकती है कांग्रेस सरकार,
तो ऐसा नहीं है कि वो नुक्ते, वो नीति, वो जानकारी वो मोदी जी को नहीं है। सब कर सकती है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। और वो इसलिए नहीं करना चाहते कि लोकतंत्र की रक्षा करना शायद प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अब जो ममता बनर्जी है, जो टीएमसी के लोग हैं, वो शायद इस हिंसा को करते हुए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, चाहे उनके कार्यकर्ता हैं जो टीएमसी में थे थोड़े दिन पहले, अभी वो इधर आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और चाहे वो बीजेपी के समर्थक हैं, चाहे वो संघ के कार्यकर्ता हैं, अगर उनको मार रही है, उनके घरों में तोड़फोड़ कर रही है, लूट कर रही है, महिलाओं का अपमान कर रही है, और वो टीएमसी के लोग ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम कुछ भी करेंगे और ये तो बहुत कमजोर पार्टी है, पश्चिम बंगाल में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो ये उनकी भारी भूल है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि याद रखिए, जो कश्मीर में AK-47 थामे हुए आतंकवादियों का मुकाबला कर सकती है, जो केंद्र सरकार बम, गोला बारूद, यहां तक कि रॉकेट लॉन्चर उनके पास थे, करोड़ों रुपए की फंडिंग थी, पाकिस्तान पीछे से थी, मीडिया का साथ था और देश की विपक्षी दलों का साथ था, उन लोगों को सुधार कर आज कश्मीर में धारा 370 लगाकर लोकतंत्र की बहाली कर सकती है, तो वो केंद्र की सरकार पश्चिम बंगाल को भी जब चाहे सुधार सकती है, अगर अपनी पे आ गई तो। लेकिन आपको बता रहा हूं कि मोदी जी की स्टाइल कुछ अलग है, और इसलिए वो पहले देखते हैं, मौका देते हैं, खेलो बेटा जो खेलना है। ममता दीदी कहती है खेला हो बे, चुनाव के बाद खेला करा रही हैं, तो शायद उनको पता नहीं है कि मोदी जी ही उनको खेलने के लिए पिच दे रहे हैं और मोदी जी उनको खिला रहे हैं। तुम बेटा जब तक खेल रहे हो टीएमसी वालों, जब तक मोदी जी तुमको खेलने का मौका दे रहे हैं, और बिसात मोदी जी की ही शायद बिछाई हुई है कि खेलो। लेकिन अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारोगे, उनके घरों में लूटपाट करोगे, महिलाओं का अपमान करोगे और ये सोच के बैठ जाओगे कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो तुम भारी भूल में हो। और इसलिए जगदीप धनखड़ जी का जाना, या ST-SC आयोग के अध्यक्ष का जाना, या महिला आयोग के अध्यक्ष का जाना, ये कोई यूं ही नहीं है। आपकी नजर में हो सकता है ममता दीदी कि ये सब लोग यूं ही विजिट कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल। आप कहती हो कि ये नियमों के विरुद्ध है। आपके हिसाब से नियम के विरुद्ध अगर ये है कि वहां महिला आयोग के कार्यकर्ता जा रहे हैं तो ये नियम के विरुद्ध है, SC-ST आयोग जा रहा है दलितों के शोषण के बारे में जांच करने तो ये नियम के विरुद्ध है, जगदीप धनखड़ जी अगर जा रहे हैं तो ये नियमों के विरुद्ध है। तो ममता दीदी आप ये बताइए और पश्चिम बंगाल के लोगों को बताइए जो पछता रहे हैं कि हमने ममता बनर्जी को वोट देकर बहुत गलत किया, क्योंकि उनको नहीं पता था कि तीसरे टर्म में भी अगर ये जीत के आएगी तो इस तरह महिलाओं का अपमान करेगी एक महिला। तो सही क्या है फिर ममता दीदी? ये ममता बनर्जी आप बताइए फिर सही क्या है? सही ये हिंसा है। इस हिंसा में शुभेंदु अधिकारी ट्वीट करते हैं, उनका एक सपोर्टर, एक कार्यकर्ता नंदीग्राम का, जहां से वो जीत कर आए हैं, वो देवव्रत, उसकी इतनी पिटाई टीएमसी के गुंडों ने की कि मुंह फाड़ दिया, होठ फाड़ दिया, काफी पिटाई की और वो हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली, उसने मर गया वो। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि मैं आश्चर्यजनक तौर पे देख रहा हूं कि टीएमसी के गुंडे कर क्या रहे हैं, और वो ये भूल रहे हैं कि टीएमसी छोड़कर अभी बहुत सारे लोग बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर टीएमसी के गुंडे गुंडागर्दी करना जानते हैं तो ये भी याद रखें कि अब बीजेपी में भी उन्हीं के साथी, उनकी सब चालबाजी समझने वाले, और जो कुछ वो जानते हैं, जो कुछ वो हिंसा कर रहे हैं, वो सब वो भी करना जानते हैं, और वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के खेमे में हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता किसी तौर पर कम है, या उनके पीछे कोई बैक नहीं है, या मोदी जी मौन होकर सब कुछ देख रहे हैं और देखते रहेंगे। लेकिन बस बात यह है कि सर से पानी उतर जाए तो फिर, और उसके बाद कम से कम इस देश के विपक्ष का ये जो मौन है, कल को ये बोलने लायक नहीं रहेंगे। आपको बता रहा हूं कि इस सारी हिंसा पर देश का पूरा विपक्ष मौन है। ठीक है, वहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार है, लेकिन इस देश के विपक्ष में कांग्रेस हो,
चाहे अन्य कोई भी दल हो, चाहे दलितों की राजनीति करने वाले कोई लोग हों, क्या उनको इतना नहीं बोलना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है? अरे भाई, तुम दलितों की राजनीति करते हो तो दलितों के पक्ष में तो बोलो, भाजपा के पक्ष में मत बोलिए। आप कहिए कि हम भाजपा के कार्यकर्ताओं के पीछे नहीं खड़े हैं, हम दलितों के लिए आए हैं। जो महिलाओं के लिए बारे में बोलते हुए और बहुत सारी एनजीओ चला रहे हैं और मोमबत्ती लेकर के बैठते हैं वो इंडिया गेट पर और प्रदर्शन करते हैं, वो धरना देते हैं वो जंतर मंतर पर दिल्ली के, वो कहां छिप गए? वो बोलें कि हम बीजेपी की महिलाओं के लिए नहीं आए हैं, हम महिलाओं के अपमान पे और बलात्कारों पे आए हैं। लेकिन आज सब मौन है और पूरा देश ही नहीं, दुनिया देख रही है कि ये जो मौन है लोग, ये मुर्दा जो हो गए हैं आज लोग, ये फिर किस मुंह से बोलेंगे कि जब कभी बीजेपी के ये जो कार्यकर्ता हैं पश्चिम बंगाल के, अगर ये आगे खड़े हो गए तब देखना ये जरूर बोलेंगे। तब इस देश का ये लिबरल मीडिया बोलेगा। ये जो मीडिया है इसकी भी चुप्पी यह आश्चर्यजनक है। ये इसको लोग बिकाऊ मीडिया ना कहें तो क्या कहें? जमीर बेच दिया है क्या? पूरा मीडिया बिक गया? पश्चिम बंगाल की हिंसा नहीं दिखाई दे रही? एक आध चैनल की बात अगर छोड़ दें तो राज्य के राज्यपाल का असम दौरा, पीड़ितों के दुख दर्द को सुनने वाली क्लिप किसी चैनल ने नहीं चलाई। क्या हिंदुओं का दुख इस देश में दुख नहीं है? क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दुख इस देश का दुख नहीं है? क्या यह मीडिया के लिए टीआरपी बढ़ाने वाला मुद्दा भले ही ना हो, क्या यह खबर नहीं है? ये सवाल हैं और ये सवाल मीडिया से भी पूछे जाएंगे, ये सवाल कांग्रेस से भी पूछे जाएंगे, ये सवाल दलितों की राजनीति करने वालों से भी पूछे जाएंगे और ये महिलाओं के लिए भी धरने प्रदर्शन करने वालों से पूछे जाएंगे। और पूछा जाएगा ये इस देश की न्यायपालिका से भी कि ये न्यायपालिका भी मौन क्यों है। आश्चर्यजनक तरीके से न्यायपालिका भी मुंह छुपाए बैठी है, जो स्वतः संज्ञान लेकर के बात बात पे बीजेपी के राज्यों में दखलंदाजी करती है। जो काम उसका नहीं भी है वो भी है, सब काम में दखल करती है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल की हिंसा पर यह न्यायपालिका भी मौन है। और ये सब जो लोग मौन हैं, ये देश की जनता, ये किसी दिन ऐसा आक्रोश फूटेगा कि जनता जवाब मांगेगी। और मैं आपसे आह्वान करता हूं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो आप टेलीविजन पे देखते हैं, सैटेलाइट चैनल बड़े बड़े हो गए ना, वो अरबपति हैं, खरबपति हैं, हो सकता है मैनेज हो गए हो सकता है वो क्यों मौन हो गए वो जवाब देंगे। वो मौन हो जाएं, आप उन्हें दरकिनार करिए। लेकिन सोशल मीडिया की ताकत है, आप ऐसा बनिए, लोगों से जवाब पूछिए, सोशल मीडिया का प्रयोग कीजिए और अपनी ताकत का एहसास कराइए कि इस देश में हो सकता है कोई लोग मुर्दा बन गए हों, मीडिया मुर्दा हो गया हो सकता है न्यायपालिका इग्नोर कर रहा हो या कहीं और व्यस्त हो सकता है इस देश के लिबरल्स और ये जो अपने आप को तथाकथित बुद्धिजीवी कहने वाले हैं ये मौन हो गए हो। लेकिन हम मौन नहीं हैं। जो अपने आप को जिंदा बोले, जो जिंदा होने का एहसास कराए तो बोलिए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाइए। यदि आज आवाज नहीं उठाई तो आपको बता रहा हूं कि आने वाले पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जब पश्चिम बंगाल जल रहा था, इस देश से अलग करने की उसको साजिश हो रही थी, तुम क्या कर रहे थे? तुम आनंद मना रहे थे? ये आने वाली पीढ़ियों को जवाब देने के लिए आज हमें जागृत होना पड़ेगा। जागृत होइए। मरते तो एक ही बार हैं, लेकिन जिंदा हैं, जिंदा होने का प्रमाण दीजिए। वंदे मातरम।